आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के एक ऐसे टकराव की, एक ऐसी जंग की जिसने दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, ये कहानी है मशहूर एंग्लो मैसूर युद्धों की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे मैसूर के उदय के बारे में, फिर एक-एक करके पहले 2 युद्धों पर नजर डालेंगे। उसके बाद टीपू के उस निर्णायक युद्ध की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिरी टकराव में क्या हुआ। अंत में इन युद्धों की विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मैसूर का उदय। आखिर दक्षिण में ये नई शक्ति कैसे उभरी? तो बात है 1761 की, जब एक बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर हैदर अली मैसूर का असल शासक बना। और देखिए, हैदर अली के आते ही मैसूर एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत बन गया। इतनी बड़ी कि अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम सबके सब परेशान हो गए। अब सवाल यह है कि हैदर अली ऐसा कर कैसे रहा था? देखिए, वो सिर्फ जमीनें नहीं जीत रहा था, वो तो फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक मॉडर्न शस्त्रागार बना रहा था। उसने भारतीय युद्ध नीति में यूरोपियन मिलिट्री तकनीक को मिला दिया। उसका पूरा फोकस था आधुनिक तोपखाने और एक डिसिप्लिन्ड पैदल सेना पर, और साथ में तेज गुरिल्ला हमलों के लिए एक मजबूत घुड़सवार सेना तो थी ही। मतलब वो एक ऐसी फौज बना रहा था जो किसी भी यूरोपियन ताकत को टक्कर दे सके। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहले 2 युद्ध। यहाँ मामला गतिरोध और बदलते गठबंधनों का था। इस टेबल को देखिए। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। इसकी वजह अंग्रेजों की उत्तरी सरकार पर कब्जा करने की चाहत, और ये खत्म हुआ मद्रास की संधि के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ? 1780 में दूसरा युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने 1769 की वही संधि तोड़ दी और फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। और ये जो मैंगलोर की संधि थी ना, ये बहुत खास थी। ये इतिहास में आखिरी बार था जब किसी भारतीय ताकत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी शर्तें मनवाई थीं। सोचिए, 2 युद्धों के बाद और 1782 में हैदर अली की मौत के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने एक ऐसी संधि की जिससे सारा जीता हुआ इलाका वापस मिल गया। ये मैसूर के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, टीपू का निर्णायक युद्ध। एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जैसा कि अक्सर होता है, यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और यहीं से शुरू हुआ तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। तो तीसरे युद्ध की वजह क्या थीं? टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मैसूर को अकेला करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रिपल अलायंस बना लिया। और फिर युद्ध का जो तात्कालिक कारण बना वो था टीपू का त्रावणकोर पर हमला, जो कि अंग्रेजों का सहयोगी था। मतलब टीपू को एक बहुत बड़े गठबंधन का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने उसे 3 तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस युद्ध का अंत हुआ 1792 की श्रीरंगपत्तनम की संधि से, और ये टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत ही अपमानजनक हार थी। इस संधि के तहत टीपू को अपना लगभग आधा, जी हाँ, आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध के हर्जाने के तौर पर उसे 3 करोड़ रुपए देने पड़े। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये एक ऐसा आर्थिक झटका था जिसने मैसूर की कमर ही तोड़ दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा जब तक ये पूरी रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये एक बहुत गहरा व्यक्तिगत अपमान भी था। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये बयान देखिए, हमने अपने दोस्तों को बहुत अधिक दुर्जेय बनाए बिना अपने दुश्मन को पंगु बना दिया है। मतलब साफ है, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। मैसूर को कुचलने के लिए अपने भारतीय सहयोगियों का इस्तेमाल करो, लेकिन लूट का माल ऐसे बांटो कि कोई भी सहयोगी इतना ताकतवर न बन जाए कि कल को खुद अंग्रेजों के लिए खतरा बन जाए। कितनी शातिर चाल थी। अब आते हैं कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से पर, अंतिम टकराव, मैसूर का पतन। टीपू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी ताकत को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, और इसी कोशिश ने आखिरी और निर्णायक जंग की नींव रखी।
टीपू ने फिर से क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो एक जैकोबियन क्लब में शामिल हो गया और अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। अब उस वक्त के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो एक पक्के साम्राज्यवादी थे और नेपोलियन के बढ़ते खतरे से डरे हुए थे, उनके लिए ये सब देखना बर्दाश्त से बाहर था। उन्हें युद्ध छेड़ने का एक और बहाना मिल गया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली विस्तारवादी सोच के साथ भारत आया। 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर दो तरफ से एक जबरदस्त हमला बोल दिया और मई 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने वोडियार राजवंश को गद्दी पर तो बिठा दिया, लेकिन मैसूर को सहायक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब मैसूर की आज़ादी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये सहायक संधि ये थी क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी संधि थी जिससे भारतीय रियासतें अपनी आज़ादी अंग्रेजों के हाथों खो देती थीं। सुरक्षा के बदले में उन्हें अपनी सेना और विदेश नीति पर से पूरा कंट्रोल छोड़ना पड़ता था। असल में ये ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार करने का एक करारनामा था। अब इसकी शर्तें देखिए कितनी चालाकी से बनाई गई थीं। पहली शर्त, अपनी सेना भंग कर दो। दूसरी, अपने ही इलाके में एक ब्रिटिश फौज को रखो। तीसरी, उस ब्रिटिश फौज के रख रखाव का खर्चा भी खुद उठाओ, और अगर पैसे नहीं दे पाए तो अपना इलाका गंवा दो। इसके अलावा फ्रांसीसियों समेत सभी विदेशी प्रभावों को बाहर निकालो, और आखिर में अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से आज़ादी खो दो। मतलब इस सिस्टम ने किसी भी राज्य की खुद की रक्षा करने या आज़ादी से काम करने की ताकत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसे बस एक ब्रिटिश कठपुतली बनाकर रख दिया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इन युद्धों की विरासत क्या रही, मतलब इनका असर क्या हुआ? देखिए, इस कहानी के विरासत के दो पहलू हैं। एक तरफ ब्रिटिश समेकन, मैसूर के गिरने से दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का दबदबा पक्का हो गया, और ये जो सहायक संधि थी ये ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का एक बड़ा हथियार बन गई। वहीं दूसरी तरफ ये प्रतिरोध का प्रतीक भी बना। हैदर अली और टीपू सुल्तान उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले हीरो बन गए, एक स्थायी प्रतीक। और हाँ, टीपू के जो सैन्य इनोवेशंस थे, खासकर लोहे के रॉकेट्स, उन्होंने तो दुनिया भर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी प्रभावित किया। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मैसूर के 4 दशकों के इस प्रतिरोध ने ब्रिटिश राज के विस्तार को असल में कितनी बड़ी चुनौती दी। और भले ही आखिर में मैसूर हार गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसके इस लंबे और ज़बरदस्त संघर्ष ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी।